हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो सीटेट जो पेपर 1 और पेपर 2 में आपके जो चाइल्ड पेडागोजी का जो सेक्शन रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, उसमें देखेंगे हम किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपके देखने को मिले हैं। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है सीटेट पेपर 2 का। तो देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये दिखाएगा आपके मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। तो ऑप्शन जिसमें थर्ड दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में 60 से 70 वीडियो ऑलरेडी मैंने जो है साइकोलॉजी की डाली है, तो वहाँ पर जाके आप देख लेना। इसमें 30 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो है 20 क्वेश्चन आपके जो है उन वीडियो से ही आपके देखने को मिलेंगे। चाहे वो 2021 का सीटेट जनवरी 31 जनवरी को यह होना है, या फिर इसके बाद के जितने भी आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें ऑलरेडी कवर किया है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा आपके पास, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है। तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चों का जो है समाजीकरण होता है। समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पे जो है प्रमुख स्थान दिया जाता है स्कूल के बच्चों को। तो ऑप्शन जिसमें ए है यह बिल्कुल आपका, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं समूह की अनुरूपता का। तो यानी कि हर किसी समूह के सदस्य की जो है अपनी जो है ड्रेस होगी। उस पोशाक को अगर आप धारण कर रहे हैं तो आप उस समूह का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपके पास 4 है यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है। वस्तु के स्थायित्व की धारणा की बात करें तो पियाजे ने जो विकास के अलग अलग चरण बताया है, किस चरण में है जो उसकी जो वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा की बात करता है पियाजे, तो ये दिखा जाएगा आपका जो संवेदी गामक यानी कि सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर में जो है विकास के पियाजे की वस्तु के स्थायित्व की धारणा आपकी नज़र आती है। तो ऑप्शन जिसमें फर्स्ट होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डेस्टिज के संदर्भ में बनाई जाती है। यानी कि आपका जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, तो ये किसके पर्सपेक्टिव, जो आपके व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो बात करेंगे हम, तो इसमें क्या है, ये आपकी रहेगी हमेशा चाइल्ड सेंटर। तो ऑप्शन जिसमें बी आपका बिल्कुल आपका, यानी कि ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी पहले करवाई है, तो आप जो है एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 18 से 24 महीने के जो बालक है या फिर बालिका, यानी कि जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, वो आपके जो है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं 18 से 24 महीने के बीच। तो ये ऑप्शन जो आपका 2 रहने वाला है ये बिल्कुल आपका जिसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि या फिर इसको आप आईक्यू बोलेंगे, आईक्यू की अवधारणा किसने दी। तो ये दी थी आपकी विलियम स्टर्न ने। तो ऑप्शन जो इसमें सी देखेंगे ये आपका, यानी कि थर्ड, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपके से क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि आईक्यू का जो आपका फॉर्मूला क्या है बुद्धि लब्धि का, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपका मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, सृजनात्मकता को डेश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ये आपकी जो क्रिएटिविटी है वो किससे जो संबंधित मानी जाती है। तो ये मानी जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी कि विविध सोच। बाकी के ऑप्शन आपने खुद पढ़ लेने, ये आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। तो ऑप्शन जो इसमें 4 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। यानी कि भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है ध्वनि संबंधी। तो ऑप्शन जिसमें आपके पास फर्स्ट रहने वाला है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए, आपको सोचने के लिए सबसे पहले आपको जो है भाषा हुई, अगर आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो वो किसी भाषा के अनुरूप आपके जो है माइंड में वो जो काम कर रही है, तो ये किस पर आधारित होती है, ये आपके भाषा निर्धारित होती है। तो
तो ये किसके लिए, तो सोचने की प्रक्रिया के लिए किस भाषा द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, जिसे भाषा निर्धारण या फिर भाषा निर्धारित ही कहेंगे। तो ऑप्शन जो इसमें सेकंड वाला दिया है आपका बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। अगला प्रश्न है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो किस विधि का उपयोग कर रहा है, वो कर रहा है अनुमानी विधि का। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैसे होगा। मान लीजिए कि आप क्या है, आपके घर पे लाइट चलेगी, आपके रूम पे लाइट चलेगी है, उसके बाद आपने अनुमान लगाया कि हो सकता है सभी के गई है, उसके बाद आप बाहर आते हैं और आप देखते हैं कि बाकी सभी के घर में लाइट है लेकिन आपके घर में नहीं है। उसके बाद आपने अनुमान लगाया कि शायद मीटर से चली गई, उसके आपके मीटर चेक करते हैं, मीटर में लाइट होने के बाद आप सोचेंगे कि शायद फ्यूज चला गया, उसके बाद आप फ्यूज चेक करेंगे। उसके बाद आप फ्यूज जब आपका सही लगा है, फिर आप सोचेंगे कि शायद मेरा जो बल्ब है वही आपका जो फ्यूज होगा। इस तरह जो है आप अनुमान लगा रहे एक के बाद एक, जब तक कि आप जो है निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ये अनुमान विधि होगा। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो वो किसका उपयोग कर रही है, वो करिए उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। यानी कि वो क्या है, एक बड़ा गोल है उसके पास कि उसने एक जो है 10 दिन की छुट्टी में उसने क्या करना है, 10 चैप्टर उसने याद करने, इतना बड़ा गोल है उसके पास। अब उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया है कि वो हर दिन एक चैप्टर आपका जो है पढ़ेगी और उसको याद करेगी। तो इस तरह क्या है, उसने एक एक जो लक्ष्य था, बड़ा लक्ष्य, उसके उसने छोटे छोटे लक्ष्य बना दिए, यानी कि उपलक्ष्य बना दिए। एक लक्ष्य के अंदर उसने जो है 10 से छोटे छोटे लक्ष्य बना दिए अलग अलग। तो जो ये किस विधि को दर्शा रहा है, तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि को। तो ऑप्शन जो इसमें आपके पास थर्ड सही हो जाएगा, जिससे कि उसका जो है पढ़ने के से आसान हो रहा है उसका काम। एक साथ उसको 10 नहीं पढ़ने, उसको जो है एक एक दिन में एक एक लेसन जो है, एक एक चैप्टर उसको याद करना है। तो इस तरह जो है वो अपने कार्य को वह सरल बना रही है। तो इसने किया उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारण समाज करता है। तो ये आप सभी को पता है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण जो है समाज करता है। यह कथन आपका क्या दिखाता है, तो ये आपका दिखाता है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो ये आप आई होप आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन इसमें 4 बिल्कुल सही रह जाएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डिस्टिश के उदाहरण हैं। तो ग्रेडिंग, कोडिंग या फिर मार्केटिंग, क्रेडिंग, एस्यूमुलेशन सिस्टम, ये किसके एग्जाम्पल है आपके, तो ये है आपके अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन की विधि। तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग हुआ। कई बार आप जो है स्टूडेंट्स को ग्रेड देंगे, कई जगह आप उनको कोडिंग देंगे, कई जगह उनको जो है आप डायरेक्ट अंक देंगे, कई जगह उनको जो है क्रेडिट देंगे। तो कितने क्रेडिट, उसको 10 में से कितने क्रेडिट दिए, कितने में उसको जो है आपकी ग्रेड मिले ABCD, इस तरह जितने आपके कितने उसको अंक मिले। इस तरह जितनी भी ये विधियाँ हैं, ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है आपकी उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो ऑप्शन इसमें जो 4 आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। देखिए, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का जो आकलन है वो किस तरह जो है शिक्षकों की सहायता करेगा। अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर है, उसने जो है क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, यानी कि उसका रिजल्ट क्या रहा, ये किस तरह से जो है शिक्षकों को सहायता करेगा। वो सहायता करेगा शिक्षक अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो यानी कि जो शिक्षण के समय जो अधिगम विधियाँ, यानी कि आपका जो है टीचिंग मेथड जो आपके यूज़ किए गए, किस किस विधि से आपको पढ़ाया गया, उन विधियों ने जो है कितना प्रभाव छोड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर, जो उनको सीखने में मदद हुई या फिर नहीं हुई। तो ये क्या दिखाएगा, प्रभावशीलता दिखाएगा किसकी, मूल्यांकन करने में किसकी, शिक्षण अधिगम विधियों की। तो ऑप्शन इसमें जो है आपके पास बी है, यानी कि 2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा डेस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा आप सभी को पता होगी। समावेशी शिक्षा का जो पहला जो है मूल जो है क्या है, उसका नारा कहेंगे या फिर मोटिव क्या है। समावेशी शिक्षा का पहला पर्पज है कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को एक समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी को जो है एक सी सिचुएशन दी जाए, सभी को एक सा इन्वायरमेंट दिया जाए, सभी के लिए एक सा करिकुलम दिया जाए। इस तरह की बात आपकी समावेशी शिक्षा में की गई है। तो ये किस पर आधारित है, ये आपकी समता और समान अवसर पर, सभी को जो है एक समान इन्वायरमेंट, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए। तो ऑप्शन जो इसमें 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष देश में लागू हुआ। तो ये आपका 2016 में हुआ था। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई बार आपके टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन
देखने को मिला है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ क्या हो शिक्षक। देखिए, जहाँ पे आपके चिल्ड्रन, आपके इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं उन चिल्ड्रन में, वहाँ के शिक्षक को कैसा होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, कि अलग अलग जो है अधिगम आवश्यकताएं पड़ती है, अलग अलग अधिगम करवाने, अधिगम जो अलग अलग इसके इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चों में पाया जाए, अलग अलग विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में क्या है, विभिन्न जो अधिगम प्रविधियां हैं या फिर विधियां हैं, उन सभी को जो है ट्रेंड होना पड़ेगा टीचर को। अलग अलग विधियां उसको आनी चाहिए, क्योंकि एक विधि से है एक स्टूडेंट पढ़ सकता है, दूसरी विधि से उसको दूसरा नहीं पढ़ सकता है। तो इस तरह जो स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार उन विधियों को जो है अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग करने की जो है क्षमता, या फिर उसको प्रशिक्षित होना चाहिए एक अध्यापक। तो इसमें जो ऑप्शन, अगर आप बी ढंग से पढ़े, ऑप्शन जो 2 दिया है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो ये कितने से कितने वर्ष के बीच की बात की गई है, तो ये की गई है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जो है निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सिर्फ दिव्यांग बच्चों की ये बात की गई है, ये अधिनियम है आपका 2009 वाला। तो आपने इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डिस्टिस से है। तो ये किससे, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो ऑप्शन इसमें जो 4 दिया है आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया, डिटेल में देखने के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे साइकोलॉजी के 2 अलग से फोल्डर बने हैं, उनमें जाकर आप जो है साइकोलॉजी की बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।